नमस्कार, मैं हूँ रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान वैद्य डॉक्टर अभय तिवारी। और आज हमारी चर्चा का विषय यह है कि उत्तर भारत में आयुर्वेद कमजोर क्यों है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में आप तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल चले जाइए और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी आपको आयुर्वेद की स्थिति बहुत अच्छी है। और वहाँ पर सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर में या लोग ट्रस्ट बनाकर समाज के लोग आयुर्वेद के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। वैद्य अभय तिवारी जी, आपने पूरा देश घूमा है और आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए कि ये फर्क क्या है, दक्षिण भारत में किस तरह से आयुर्वेद काम कर रहा है और उत्तर भारत में। देखिए, सौभाग्य से मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बलिया में हुआ था। तत्पश्चात मेरी स्कूली शिक्षा वेस्ट बंगाल में हुई और आयुर्वेद की शिक्षा हमने उड़ीसा से ग्रहण की। तो मुझे सौभाग्य से कई प्रांत में रहने का और विचरण करने का और विद्या अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जो मूलभूत अंतर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो जागरूकता का ही अंतर है। और हम यहाँ के जो मैंने पाया कि यहाँ के जो हमारे वैद्य हैं या जो लड़के जो BAMS करते हैं, उनके मन मस्तिष्क में यही बैठा रहता है कि हम BAMS करने के बाद हमको एलोपैथिक मेडिसिन देना है। तो इस मानसिकता के साथ वो विद्या अध्ययन करते हैं और इसी मानसिकता के साथ वो बाहर आते हैं। उनके मन में ये बात कहीं से भी बैठाई नहीं जाती है कि नहीं, आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा करिए। देखिए, एक हमने उड़ीसा देखा, एक बहुत ही गरीब राज्य कह सकते हैं, काफी गरीब लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हम लोग वहां आयुर्वेद पढ़ते थे तो वहां का एक रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति आयुर्वेद के डॉक्टर से एलोपैथिक औषधि नहीं लेता था। वो हमसे कहता था कि हम कबीराजी औषधि के लिए आपके पास आए हैं, तो आप हमको कबीराजी औषधि दीजिए। मतलब गरीब होने के बावजूद भी उन लोगों में इतनी जागरूकता थी कि ये जड़ी बूटी वाले डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो इनसे जड़ी बूटी की दवाई लेनी है। हमारे प्रदेश में आप देखिए, गांवों को तो छोड़ दीजिए सर, मैं जैसे आज वर्तमान में मैं लखनऊ जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ पे मोर देन 90% जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो सब लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मूलभूत जो डिफरेंस है कि अगर हमको हमारी विधा पे, जिसका अध्ययन हम 6 साल करके आ रहे हैं, हमको जब हमारी विधा पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो जनता हम पर कैसे विश्वास करेगी। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा ये फर्क इसलिए भी हो सकता है कि लोगों को क्विक रिलीफ चाहिए। हमारे यहाँ जो समाज में भी उत्तर आयुर्वेद के प्रति उतनी आस्था नहीं है जितनी कि उधर है, जैसा कि आपने स्वयं कहा। तो क्विक रिलीफ के लिए पेशेंट भी चाहता है। नहीं सर, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी मेडिसिन का डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन वाला है, तो कार्डियो प्रॉब्लम का आदमी मेडिसिन वाले के पास नहीं जा रहा है। जो डायबिटीज वाला है उसके पास ज्वर का मरीज नहीं जा रहा है। तो जैसे हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एक्यूट चिकित्सा करने हमारा अधिकार क्षेत्र आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हम जितने जटिल क्रॉनिक रोग है, लाइफ स्टाइल से संबंधित व्याधियां हैं, हम अगर इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। देखिए, आज भी लगभग 85% जो बीमारियां हैं सर, वो जीवन शैली से संबंधित है। ट्रॉमा, एक्सीडेंट, आपातकालीन चिकित्सा ये बहुत ही कम है। आप देखिएगा 10% लोगों को भी इसकी आवश्यकता प्रतिदिन नहीं पड़ती है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, उदर के रोग है, माने असंख्य रोग है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इसमें तुरंत चिकित्सा की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम अपना, जैसे आयुर्वेद के चिकित्सक, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमारा मूलभूत कार्य करने का क्षेत्र है, जैसे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, चिकित्सा के देखिए मैं सर 2 आयाम मानता हूं, एक स्वास्थ्य, दूसरा उपचार। हम स्वास्थ्य की बात ही आजकल नहीं करते हैं। आजकल केवल और केवल किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी चिकित्सालय में, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो सीधे ट्रीटमेंट, उपचार की बात करता है। उपचार का मतलब ही हुआ कि जो उप है, जो प्रधान नहीं है। प्रधान हमारा कर्म है स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। चिकित्सा द्वितीय स्थान पे आता है सर। ये बात तो चलिए, ये बात हमारी समझ में आ गई कि बहुत से जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस जो है वो एलोपैथी की करते हैं या आयुर्वेद के प्रति उतना समर्पण है। लेकिन देखिए, एक रिसोर्सेज की भी बात होती है कि आपको
कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, साधन चाहिए। तो हमने देखा कि जैसे साउथ इंडिया में लोग ट्रस्ट बना करके समाज खुद अपने हॉस्पिटल चलाता है या इस तरह की गतिविधियां करता है, योग है, स्वास्थ्य प्रचार है। उत्तर भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, ये लोग समाज की भलाई के लिए वहां की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? इनका इतना पैसा, करोड़ों रुपए आता है, अरबों रुपए। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए सर, बाबा रामदेव जी को कहाँ छोटे से उन्होंने शुरू किया, और कल मैं उनके टीवी में देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा 30,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। देखिए यहाँ पे एक रामधारी सिंह जी दिनकर की कविता मुझे याद आती है कि लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तो परिस्थितियों का रोना कायर व्यक्ति रोता है सर। आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं है, ये एक अलग विषय है कि आप संसाधन एकत्रित कर लें, लेकिन प्रारंभिक चिकित्सा के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं है। लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के चिकित्सक अगर प्रत्येक व्यक्ति को बताए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, आज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बताइए कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो 4 बजे आपका कार्टिसोल हार्मोन बनता है, जो वेक हार्मोन है, वो आपके बायोलॉजिकल साइकिल को रिलेट करता है। तो इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है सर, इस तरह की चीजों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। नहीं बस नहीं, ये है कि हमको उसके लिए नहीं लगता, लेकिन आपकी बात लोग सुने उसके लिए आप देखिए कि समाज में होता है कि अच्छा, आपको कोई अस्पताल मिला उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में जो बढ़िया सा काम कोई कर रहे हो, आयुर्वेद के डॉक्टर या अस्पताल? अब ऐसे तो देखिए आयुर्वेद के पूरे प्रदेश में 75 चिकित्सालय है प्राइवेट आयुर्वेद के, और आप जाके किसी भी चिकित्सालय में विजिट करिए, आपको पर डे वहां पे 10 मरीज आईपीडी के रोज प्रतिदिन नहीं मिलेंगे। और अगर आप सरप्राइज विजिट करिएगा तो दुखद पक्ष ये है कि जब जाएंगे तो हो सकता है आपको ओपीडी में भी वहां 100 मरीज पर डे न मिले। एकाध चिकित्सालय मैंने देखा प्रदेश में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये व्यक्तिगत हो जाएगा, लोग कहेंगे कि किसी का समर्थन कर रहे हैं, बट मैं आपके संज्ञान के लिए बताऊं कि मैंने ऐसे एकाध चिकित्सालय अपने प्रदेश में भी देखा जहां पे जाकर के मुझे गौरव की अनुभूति हुई। एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी एक बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित संस्था बना करके, और वहां पे करीब मेरे ही नजर में 100 मरीज तो आईपीडी के एडमिट थे सर, और ओपीडी में तो हमको लग रहा है कि 150-200 लोग बैठे हुए थे, जबकि अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। तो मैंने बल्कि जो संस्थान के संचालक है उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसे कैसे संभव है, आप क्या कोई अस्पताल बनाना या कॉलेज बनाने की नहीं सोच रहे हैं आयुर्वेद का? बोले नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। और प्रदेश में मैंने शायद वो पहला अस्पताल देखा सर, मैं ये अपनी पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसा अस्पताल देखा मैंने जहां पे सैकड़ों मरीज हैं। अच्छी अनुभूति हुई सर कि केवल आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए इतने लोग हैं, तो उन्होंने भी कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया होगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हम देखिए। हाँ तिवारी जी, हम आपसे सहमत हैं कि इंडिविजुअल प्रयास से, सामाजिक प्रयास से काम होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन एक पहलू दूसरा भी है कि जब हम टैक्स देते हैं तो टैक्स पेयर इसी बात पर, कल्याणकारी राज्य में टैक्स इसीलिए देता है कि भाई जो सरकार है जो हमसे टैक्स ले रही है तो वो हमारे हित में उसका खर्च करेगी। तो अगर इसमें क्या दिक्कत है कि जो सरकारी आयुर्वेद के अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वो भी ठीक से चले, तो उनको ठीक से चलाया जाए, इसमें क्या समस्या आ रही है? आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद का जो मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, उसको और क्या करना चाहिए कि वो अस्पताल भी ठीक से चले, ताकि लोग जो है वो टैक्स देते हैं तो उनको सरकार से चाहिए ना, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं तो हम प्राइवेट में क्यों जाए दिखाने फीस देके? सर एक बहुत बड़ा चीज ये है ना, देखिए सरकार जितने भी पैसा देती है ना, उस पैसे का भी यूटिलाइजेशन सर अपना कॉलेज नहीं कर पाता है, पैसे रिफंड हो जाते हैं। और आप मीडिया में रहे, आप जानते होंगे कि जब पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो अगले साल ये बजट कम हो जाता है। तो ये जो बजट नहीं मिल रहा है, उस जो बजट मिल रहा है हम उसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं सर। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बना हुआ है उसके लिए, इसलिए नहीं, वो तो अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि जितना सरकार एलोपैथी पे 90-95% बजट का खर्च कर रही है, उसी हिसाब से जो आयुर्वेद के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और उनको देना चाहिए, ताकि जैसे आप ही है, आप ही ने स्वर्ण प्राशन पे आपको करना था शोध,
तो आपको केजीएमसी और पीजीआई का सहारा लेना पड़ा। क्यों नहीं आयुर्वेद के अस्पतालों में ये सारी सुविधाएं, साधन, साइंटिस्ट, लैब्स ये सब होती हैं कि वो अपना खुद से रिसर्च कर सके और दुनिया के सामने उसी भाषा में बता सके, जिसके लिए आपको जाना पड़ा पीजीआई और केजीएमसी। हाँ, इसमें मेरा सर व्यक्तिगत ये मत है कि हमको अपनी पात्र है हम अगर, तो हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी पात्रता सिद्ध नहीं करेंगे, कोई भी हमारी बातों को तवज्जो नहीं देता है। हमको पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। पहले हमको देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से सारे जो आयुर्वेदिक के सरकारी चिकित्सालय हैं, हमको जन जागरूकता करके लोगों को अपने प्रति विश्वास जागृत करना पड़ेगा। देखिए, अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारे लोग आने लगेंगे, समाज में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो छोटे लेवल पे प्रधान भी दृष्टिगत करेगा। जो बात आप इंडिविजुअल्स के लिए करें, वही आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो मॉडल क्यों नहीं बनते? आदमी पहला उनका नाम क्यों नहीं रहता? तो सरकार अपने अस्पतालों को ऐसा मॉडल क्यों नहीं बनाती, आकर्षक मॉडल क्यों नहीं बनाती कि लोगों की श्रद्धा पैदा हो? इंडिविजुअल रिसोर्सेज से इतना बड़ा काम उतना संभव नहीं है। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ सर। सरकार तो अपने लेवल पे जितना है कर सकती है। हम आयुर्वेद के चिकित्सकों को भी जो सरकारी सेवा में, उनको थोड़ा आत्मसात करना पड़ेगा कि क्या हम जो भी हमको सरकार पैसा दे रही है या जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसका हम रिटर्न ईमानदारी से उतना कर रहे हैं क्या? हम क्या लगातार रोज 5 घंटे ओपीडी में बैठते हैं क्या? हम मान लीजिए अपने अगल बगल के सराउंडिंग में, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, उनको जाके हम क्या हफ्ते में 1 दिन भी जन जागरूकता करते हैं क्या? कि जाके प्रबोधन देते हैं क्या कि देखिए आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए? तो मुझे लगता है कि चिकित्सकों को भी अपने लेवल पे भी प्रारंभ करना चाहिए। केवल देखिए, दोषारोपण करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जी। मुझे लगता है कि जो सरकारी संस्थान के जो चिकित्सक हैं, उनको भी अपने आप को आत्मसात करना पड़ेगा। आप देखिए, पीजीआई संस्थान का इज्जत क्यों है सर? मैं किसी का वकालत नहीं करता और न मैं दुर्भावना से कह रहा हूँ। वहां के चिकित्सक, आज भी आप जाइए ओपीडी में, अगर आपको पीजीआई में कोई डॉक्टर 10 बजे बैठेगा, तो हो सकता है रात 10 बजे भी उठ के घर जाए, चाहे न जाए। तो उन लोगों ने अपनी ऐसी आप अपनी सरकारी अस्पताल में हमारे यहाँ विजिट करने चलिए मेरे साथ रैंडमली, आप कहीं भी जाके देखिए सर, हो सकता है 1 बजे के बाद आपको कोई चिकित्सक ना मिले। 1 बजे भी मिलेगा तो अपने कमरे में बैठा रहेगा। पीएचसी पे ज्यादातर लोग, देखिए ये मेरी बात कई लोगों को कटु लग सकती है, कई लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग तो रोज जाते ही नहीं है पीएचसी। अब आप बताइए सर, जब हमारी तनख्वाह 80,000 90,000 प्रोफेसरों की 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है, अगर हम इतनी तनख्वाह लेकर के अगर हम इस तरह का कार्य करते हैं, तो समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा सर? जब हम खुद की इज्जत, खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो हम कितना भी रोना रोता रहे, सरकार भी हमारी बात नहीं मानेगी। मंत्री भी जानता है कि यार काम तो कुछ करता नहीं है, बस बातें खाली करता है। तो एक समस्या, एक बहुत बड़ा मूलभूत। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने इस पहलू को उजागर किया कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर जहां हैं, प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट साधनों से या समाज से लेके, और जो सरकारी में है तो उनको कम से कम जो लोक जागरण का काम है, स्वस्थ दिनचर्या का बताने का काम है, अच्छे कैसे भोजन करें इसका काम है, जो जन जागरण का काम है, जागरूकता का, वो सेमिनार्स के जरिए, इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में जा करके भ्रमण के जरिए वो उनको करना चाहिए। समाज में लोगों को जागरूक बनाएं, आस्था पैदा करें, और अगर जनमत चाहेगा तो सरकार भी फिर संसाधन और बजट जरूर बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।